पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में ही हम लोगों की 6वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये रहे थे 1296 से 1316। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या गुरसास्प। क्या नाम था? अली या गुरसास्प। चाचा की हत्या के बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में करवाया था। तो राज्याभिषेक बलवन के लाल महल। ठीक। इनके समय के एक प्रसिद्ध लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक रचना है खजाइन उल फतूह। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल मिफ्ता, आशिका, तोता मैना और भी बहुत सारी हैं, लेकिन खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। तो लेखक अमीर खुसरो की रचना क्या है? खजाइन उल फतूह। इसमें अलाउद्दीन को क्या कहा गया? विश्व का सुल्तान। इसी में इन्हें कहा गया है जनता का चरवाहा। इसी में इन्हें कहा है विश्व के शासकों का सुल्तान या शासकों का शासक, ऐसे कहा गया है। ठीक। अब हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। तो इन पर भी शुरुआत से ही, जैसे ही इन्होंने गद्दी हासिल की, शुरुआत से ही इन पर बहुत सारे हमले हुए। उन हमलों में जलालुद्दीन फिरोज के पुत्र शामिल थे, इनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे और आसपास की सल्तनत के लोग भी शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी हमलों को रोकने के लिए 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए। तो यहां हम लिख सकते, सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन पर हमले हुए, रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। वो 4 अध्यादेश क्या थे? पहला, समस्त राज्य में गुप्तचर व्यवस्था लागू की जाए। दूसरा, इनाम बा पेंशन की भूमि वापस ली जाए। तीसरा, शराब, भांग, अफीम आदि पर रोक लगाई जाए। और चौथा था, विवाह समारोह बिना अनुमति के नहीं होंगे। ठीक। तो ये 4 अध्यादेश इन्होंने लागू किए थे और चारों अध्यादेश कैसे रहे? सफल रहे। यानी अलाउद्दीन खिलजी पर हमले होना बंद हो गए। इनका मेन रीजन ये था, हमले होना इसलिए बंद हो गए क्योंकि इन चारों अध्यादेश के लागू होते ही लोग आपस में कम मिलजुल पा रहे थे। गुप्तचर व्यवस्था लागू थी, तो जो कोई अगर सुल्तान के खिलाफ एक भी शब्द बोलता था, तुरंत खबर सुल्तान के पास पहुंच जाती थी और उसको सजा मिल जाती थी। तो ये चारों अध्यादेश बहुत अच्छी तरीके से सफल रहे और सुल्तान पर हमले होने बंद हो गए। सुल्तान पर हमले होने बंद होने के बाद सुल्तान ने अपने बहुत सारे अभियान शुरू किए, जिनमें पहला जो प्रसिद्ध अभियान था वो था गुजरात अभियान। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं।
अच्छा, इनके अभियान को सफल बनाने में इनके विश्वास पात्र सेनापतियों का बहुत बड़ा हाथ था। इनके सेनापतियों में प्रमुख थे उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नाम लिखे ले रहा है। सेनापति कौन कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख सेनापति थे और इनका पहला अभियान होता है गुजरात अभियान, जो कि हुआ था 1298 में। ठीक, गुजरात अभियान का नेतृत्व किया था नुसरत खां ने। ठीक है, हुआ क्या गुजरात अभियान के दौरान गुजरात के राजा थे रायकर्ण बघेल। तो रायकर्ण बघेल को जैसे ही पता चला कि नुसरत खां ने हमला कर दिया है, रायकर्ण बघेल अपनी पत्नी कमला देवी को छोड़कर भाग गए। कमला देवी को नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को अपनी मल्लिकाए जहां बनाया, यानी प्रिय पत्नी का दर्जा दिया। तो यहाँ के राजा रायकर्ण बघेल पत्नी कमला देवी को छोड़कर भागे। अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह करके उन्हें मल्लिका ए जहां बनाया। ठीक, तो ये इन्होंने गुजरात अभियान बहुत अच्छे तरीके से जीता। इसी गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दीनारी गुलाम मलिक काफूर मिला था। यह मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व करता है। तो यहीं से मलिक काफूर नाम का 1000 दीनारी, इसको 1000 दीनारी कहा जाता था क्योंकि ये 1000 दीनार में खरीदा गया था। 1000 दीनारी गुलाम मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के बाद इन्होंने किया जैसे जैसलमेर अभियान, रणथंभौर अभियान, मालवा अभियान, ये सारी जगह ये जीतते चले गए। इसके बाद इनका प्रमुख आता है चित्तौड़ अभियान, जिसमें इन्होंने रानी पद्मावती को पाने के लिए राणा रतन सिंह को हराया था। तो आइए देखते हैं चित्तौड़ अभियान। अच्छा, इसके बाद ये चीज और लिखे लेते हैं। इसके बाद जैसलमेर अभियान, मालवा, रणथंभौर आदि अभियान भी इन्होंने किए थे। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान में क्या हुआ? चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक पत्र भिजवाया राणा रतन सिंह के पास कि हम आपकी पत्नी पद्मावती को अपनी मल्लिकाए जहां बनाना चाहते हैं। तो राणा रतन सिंह राजपूत थे, ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गई और उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ बुजुर्ग लोगों के समझाने पर राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की एक शर्त मान ली। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हम रानी पद्मावती की एक झलक लेना चाहते थे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चित्तौड़ अभियान 1303। देखिए क्या थे,
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हम रानी पद्मावती की झलक देखना चाहते हैं। तो बुजुर्ग लोगों ने कहा राणा रतन सिंह से कि भाई अगर केवल झलक पाने से इतना बड़ा युद्ध टल रहा है, निर्दोष जनता बच रही है, तो हम रानी पद्मावती की झलक देखने देते हैं। तो हुआ क्या हुआ, एक कांसे का दर्पण बनाया गया। ठीक है, इधर दूर अलाउद्दीन खिलजी खड़े रहेंगे और यहां पर रानी पद्मावती को और इनकी झलक इस दर्पण में इसे दिखाई गई। ठीक है, ऐसा तय हुआ था। लेकिन इतने में ही अलाउद्दीन खिलजी खुश नहीं हुआ और उसने रानी पद्मावती को पाने का प्रयास किया, जिसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह के हारने के बाद रानी पद्मावती ने जौहर किया था। ठीक, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है पद्मावत। तो आइए देखते हैं। तो चित्तौड़ अभियान में क्या है, राणा कौन थे, रतन सिंह, इनकी पत्नी कौन थी, पद्मावती। ठीक है, तो हुआ क्या, राणा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मावती ने क्या किया, जौहर। बाकी कहानी हमने आपको बता ही दी है। तो राणा रतन सिंह मारे गए, रानी पद्मावती ने जौहर किया 30,000 और राजपूत स्त्रियों के साथ। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, उसमें ये कहानी आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 राजपूतों का कत्ल किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, खिजराबाद। और यहां का शासक इसने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया तथा शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। ठीक है, तो ये था इसका चित्तौड़ अभियान। इस चित्तौड़ अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के लिए जाता है, जिसका नेतृत्व किया था आपके मलिक काफूर ने। तो आइए अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में। दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रमुख राज्यों को जीता था। ठीक है, तो वो चारों हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण अभियान नेतृत्व किसने किया, मलिक काफूर ने। ठीक है, तो इस दक्षिण अभियान में कितने राज्य थे, 4। ठीक, तो आइए देखते हैं इसने किस किस को हराया। इसने पहले हराया था देवगिरी के यादव। ठीक, दूसरे थे आपके वारंगल के प्रताप रुद्र देव। तीसरे थे द्वार समुद्र के होयसल। और चौथे थे मावर के पांड। ठीक है, चलिए आइए एक एक से देखते हैं। ये क्या हुआ, ये 1306 में हुआ था और यहाँ के राजा थे आपके राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र। ठीक, तो इस अभियान से यानी देवगिरी अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। तो यहां से हम लोग लिख सकते धन की प्राप्ति। ठीक, वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, जैसा कि लिखा है वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा
भेंट किया था, जो कि कर्नाटक की गोलकुंडा खान से निकला था। तो प्रताप रुद्र देव ये हुआ था 1309 में। इन्होंने क्या दिया था? कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है। द्वार समुद्र के होयसल, यहां के राजा थे बीरबल्लाल। और यहां पर क्या हुआ था, बीरबल्लाल ने ये कहा था कि भाई हम, एक संधि हो गई थी बीरबल्लाल के साथ, और बीरबल्लाल ने कहा था कि हम आपको समय समय पर टैक्स भरते रहेंगे, यानी कर देने की संधि हुई थी। तो बीरबल्लाल ने कर देने का वादा किया। द्वार समुद्र के होयसल ये 1310, और मावर के पांड ये हुआ था 1311। यहां का शासक था वीर पांड्य। ठीक, यहां से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये थे अलाउद्दीन के 4 दक्षिण अभियान, जो कि मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए, और यहां से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। इसके अलावा क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर 6 मंगोल आक्रमण भी हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के खिलाफ रक्त और तलवार की नीति का अनुसरण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो कभी रक्षात्मक रवैया में नहीं आए, मंगोलों के खिलाफ आक्रामक रवैया में रहे, और रक्त और तलवार की नीति के तहत इन्होंने 6 के 6 मंगोल आक्रमण विफल किए। तो यहां पे हम लिख सकते, अलाउद्दीन ने 6 मंगोल आक्रमण विफल किए, रक्त और तलवार की नीति के तहत। ठीक है, रक्त और तलवार की नीति का मतलब ये था कि हम हमेशा, कोई भी रहेगा आक्रामक ही रहेंगे, रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे, तो ऐसा किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन के बारे में कुछ बातें और हैं जो कि हमेशा प्रश्नों में पूछी गई। जैसे पूछा जाता है, पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने नियमित सेना रखी। पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने झोपड़ी कर यानी हाउस टैक्स लगाया। वह कौन सा सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था लागू की। वह कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो वो सभी कार्य किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आइए देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने, देखिए इसने क्या क्या किया, जिसने नियमित सेना रखी। इसकी सेना में 4.75 लाख नियमित सैनिक थे। कितने? 4.75 लाख नियमित सैनिक थे। सबसे पहले चराई कर और झोपड़ी कर लगाया। ठीक है, सबसे पहले क्या? चराई कर और झोपड़ी कर भी इसी ने लगाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, इसके तहत इसने कुछ बाजार स्थापित किए थे। कौन कौन से बाजार? जैसे सराय ए अदल। सराय ए अदल का मतलब था दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं मिलती थीं, दैनिक प्रयोग की वस्तुएं। इसके अलावा दास तथा मवेशी बाजार। तीसरा था खाद्य बाजार। ठीक, और सभी प्रकार के जो बाजार थे उनका अधीक्षक कहलाता था सहना, यानी उसको कहा जाता था सहना ए मंडी। तो इन सभी का जो अधीक्षक था वो कहलाता था सहना या सहना ए मंडी। ठीक है,
इसके अलावा हाँ, क्या होता था, बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर कोई व्यापारी कम तौलता है तो जितना उसने कम तौला है उतना ही उसे अपने शरीर का मांस काट के देना पड़ेगा, जिससे कि नापतोल बहुत अच्छे से होती थी। तो इसी प्रणाली के तहत कम तौलने पर अपने शरीर से व्यापारी को उतना ही मांस देना पड़ता था। ठीक, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व का सिद्धांत भी दिया था। ज्यादा कुछ अलग नहीं था, राजत्व का सिद्धांत थोड़ा सा अलग कर दिया था बलबन के राजत्व के सिद्धांत से। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में कहा था कि जो सुल्तान है वो नियामते खुदाई है, यानी ईश्वर की छाया है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व के सिद्धांत में कहा था कि सुल्तान ना तो ईश्वर द्वारा चुना गया है ना ही किसी जनता द्वारा चुना गया है। सुल्तान जो बना है वो अपनी शक्ति के आधार पर ही सुल्तान बना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते राजत्व के सिद्धांत में अलाउद्दीन ने स्वयं को सर्वशक्तिमान बताया। ठीक, तो ये हो गई अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और बातें। अब क्या हुआ, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बहुत सारे लेखक अलग अलग कारण बताते हैं। ठीक, लेकिन इसे हुआ था गले का कैंसर और अलाउद्दीन खिलजी गले के कैंसर के कारण मर गया। तो हुआ क्या, चलिए वो और देख लेते। जो मलिक काफूर था उसने क्या किया, कमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम रखा गया था सिहाबुद्दीन उमर। क्या नाम रखा गया था, सिहाबुद्दीन उमर। तो मलिक काफूर ने सिहाबुद्दीन उमर, छोटा सा बच्चा था, उसको गद्दी पर बिठाया और स्वयं सत्ता का उपभोग करने लगा। तो यहां पे लिख सकते 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, ऐसा लिख सकते गले में कैंसर के कारण। अगला सुल्तान कमला देवी से उत्पन्न पुत्र, क्या नाम था, सिहाबुद्दीन उमर हुआ। ठीक, सिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाकर मलिक काफूर जो है वो सत्ता का उपभोग करने लगे। लेकिन मात्र 35 दिन हो पाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी का एक और पुत्र था जिसका नाम था मुबारक खिलजी, वह आया और उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। ऐसा लिखो पहले, मलिक काफूर ने स्वयं सत्ता का उपभोग किया। 35वें दिन मुबारक खिलजी ने काफूर की हत्या की। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुबारक खिलजी के बारे में। किसके बारे में, मुबारक खिलजी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।